हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल झवर और मैं कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ रिगार्डिंग पोस्ट एंजियोप्लास्टिक केयर। मतलब जिंदगी एंजियोप्लास्टी के बाद में कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज के बारे में समझेंगे। तो बिगर कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रिगार्डिंग डाइट, मतलब एंजियोप्लास्टी के बाद में किए जाने वाले परहेज। तो हमें इतना ही याद रखना है कि दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स अवॉइड करने हैं। एकदम बिल्कुल ही डाइट नहीं करना, यानी कुछ भी खाना, या फिर बहुत ज्यादा डाइटिंग करना यानी सिर्फ बॉइल्ड फूड खाना। ये दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर अवॉइड करना है, सेंटर में कहीं तो रहना है। तो स्टार्ट करते हैं एंजियोप्लास्टी के दिन से। जिस दिन एंजियोप्लास्टी हुई उस दिन, या फिर जिस दिन तक हम लोग हॉस्पिटल में है तब तक सेमी सॉलिड फूड यानी खिचड़ी जैसा कुछ सेवन करें। उसके बाद में डिस्चार्ज होने के बाद में अवॉइड क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि बहुत ज्यादा बटर हो गया, आपका पराठे हो गए, या फिर कोलेस्ट्रॉल जिस चीजों में ज्यादा है, ये सब चीजें अवॉइड करना है। ऑयल जो है वो हर 4 से 6 महीने में जो अपना तेल है वो बदलते रहना है। बॉडी को एक तेल की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए। रिगार्डिंग द ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में जो ड्राई फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं जैसे काजू, ये अवॉइड करना है। आप बादाम, अखरोट बाकी सब ले सकते हैं, उसको भिगो के रख के सुबह में लेते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स यानी जिनका बीपी थोड़ा ऊपर लेवल में रहता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए अचार पापड़ एकदम ही हानिकारक है, वो अवॉइड करने हैं। जो सॉल्ट का मात्रा है, मतलब नमक की मात्रा बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। 2 से 3 ग्राम दिन भर में नमक पेट में जाना चाहिए। वैसे ही हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स, यानी जो पेशेंट्स जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट का पंपिंग कम है, या जिनको अभी अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से उनका हार्ट पंपिंग कम हुआ है और उस कारण से उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, ऐसे पेशेंट्स में भी नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। प्लस ऐसे केसेस में एक्सट्रीम ध्यान देना चाहिए रिगार्डिंग द लिक्विड इनटेक। जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएं उतना ही लिक्विड आपको लेना है, उससे ज्यादा लिक्विड एक दिन भर में एक्सीड करना मे बी हार्मफुल। नेक्स्ट टॉपिक आता है डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। जिनको डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट्स जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उस केस में शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर सबसे कॉमन रीजन है स्टेंट ब्लॉक होने का। इसलिए उनको किसी भी तरीके से शुगर इंटेक बंद ही रखना है, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो। चाय में भी आप शुगर नहीं ले सकते, गुड़ भी नहीं डाल सकते। प्लस अगर यूज करना है तो शुगर फ्री का यूज आप कर सकते हो। जो मीठे फ्रूट्स है वो अवॉइड करना है। प्लस हर तरीके का डायबिटिक डाइट ही फॉलो करना है। और कुछ पेशेंट्स पूछते हैं रिगार्डिंग मिल्क, यानी दूध एंजियोप्लास्टी के बाद में कितना ले सकते हैं। पक्का आप ले सकते हो, बट मलाई अवॉइड करनी है। और लेट नाइट में दूध लेना, या फिर रात को सोने के पहले, या फिर रात में उठ के जो बिंज ईटिंग करते हैं वो कुछ खाना, ये सब चीजें अवॉइड करना है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट नॉन वेज फूड। तो नॉन वेज फूड में एग जो है वो आप ले सकते हैं, एग व्हाइट अलाउड है। एग का जो येलो है उसे हमको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वैसे ही चिकन भी कुछ समय के बाद में आप शुरू कर सकते हैं। जो रेड मीट है वो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और रही बात फिश की, तो फिश भी बॉईल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं मेरे पेशेंट्स को नॉर्मली बोलता हूँ कि 1 महीने के बाद ही एक बार उनका जब फॉलोअप हो जाए उसके बाद में हम लोग नॉन वेज या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा डाइट, जो एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें हैं वो सब हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हो गया डाइट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एक्सरसाइज आफ्टर एंजियोप्लास्टी। तो लाइट एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो एंजियोप्लास्टी के 2 से 3 दिन के बाद में शुरू किए जा सकते हैं, बट हैवी एक्सरसाइजेस रादर 1 मंथ तक अवॉइड करना ही बेहतर होगा। सबसे अच्छी, सिंपल, सस्ती और टिकाऊ एक्सरसाइज है वॉकिंग आफ्टर द एंजियोप्लास्टी, यानी ब्रिस्क वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जनरल रूल होता है कि 30 से 45 मिनट एवरी डे, 5 डेज अ वीक। बट ये भी आपको स्लोली ग्रेजुअली बढ़ा बढ़ा के अचीव करना है। जैसे आप आफ्टर एंजियोप्लास्टी 3 से 5 दिन के बाद में पहले 15 मिनट, फिर एक हफ्ते बाद में 20 मिनट, फिर 25 मिनट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के आप एक लेवल अचीव कर सकते हैं जिसमें आपको छाती में दर्द नहीं हो रहा है, चलने में दम नहीं लग रहा है, सांस नहीं फूल रही है। स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम में जाके वेट लिफ्टिंग, ऐसे हैवी एक्सरसाइजेस जनरली 1 से 2 महीने तक अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद में कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांति है, कंफ्यूजन है, कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग एंजियोप्लास्टी के बाद के एक्सरसाइजेस के बारे में। मैं उन्हें शॉर्ट में दूर करना चाहूंगा। सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि मैं एंजियोप्लास्टी के बाद में, क्योंकि एंजियोप्लास्टी पांव से की गई है, तो स्टेप्स क्लाइंब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो जनरली 3 से 4 दिन के बाद में आप स्टेप्स क्लाइंब कर सकते हैं, पर डे 1 उठ के 3-4 फ्लोर्स चढ़ गए, मंजिलें चढ़ गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली इसमें भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप स्टेप्स क्लाइंब करें।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है लेडीज पेशेंट्स के बारे में, जिनकी अगर एंजियोप्लास्टी राइट हैंड से की है तो उनके माइंड में डाउट होता है कि मैं किचन में काम कर पाऊंगी या नहीं। वो भी बहुत इजी आंसर है उसका। आप सेम रूल 3 से 4 दिन के बाद में आप स्लोली स्लोली किचन में काम करना चालू कर सकते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ इतना ध्यान दें कि कहीं हाथ में स्वेलिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट को आपको एक बार कंसल्ट करना है और फिर ही धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव। लेफ्ट साइड के करवट पे सो नहीं सकते, पेट के बल नहीं सो सकते, नीचे झुक के कुछ सामान नहीं उठा सकते, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं मेरे पेशेंट्स को जनरली बोलता हूँ कि आप अगर शीर्षासन भी कर लो, मतलब सिर नीचे और पांव ऊपर भी कर लो, तो भी स्टैंड हिलने नहीं वाला। तो इसलिए ये डाउट आप मन से निकाल दीजिए। एट द सेम टाइम हाथ से बाल्टी उठाना ये भी एक कॉमन डाउट होता है। आप उठा सकते हैं, रादर 5 से 10 किलो से ज्यादा हैवी वेट ना उठाए तो बेहतर है, वो भी इनिशियल 15 से 20 दिन। कुछ माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स का डाउट होता है कि मैं मेरे बच्चे को हाथ में उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ, उनके साथ खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता हूँ। ये भी इनिशियली 10 to 15 डेज रेस्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली आप वेट लिफ्टिंग जैसे बढ़ता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, उस हिसाब से आप ये सब चीजें भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन जैसी एक्सरसाइजेस जो हैवी एरोबिक एक्सरसाइजेस होती है, ऐसी एक्सरसाइजेस आप 7 से 10 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइक और कार ड्राइविंग। ऐसे केसेस में आप अगर कार में पीछे बैठ के जा रहे हो तो 2 से 3 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं। पर बाइक चलाना नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कभी किसी को चक्कर आ जाए तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट मैं अपने इंडिया के रोड्स की कंडीशन देखते हुए लोगों को बोलता हूँ कि जनरली आप 1 से 2 महीने के बाद में ही खुद बाइक चलाना शुरू करें या कार से ट्रेवल करना स्टार्ट करें। और रादर ऐसे पेशेंट्स जो खुद ही ड्राइवर हैं, उनका प्रोफेशन ड्राइवर है और वो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए, बस ड्राइवर्स हो गए, ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो 3 महीने 4 महीने के बाद में उनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए, उसके बाद ही वो लोग इतने हैवी व्हीकल्स ड्राइव करें, या फिर अवॉइड करना ही बेहतर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दवाइयों के बारे में। जो एंजियोप्लास्टी के बाद में दवाइयां यूज करनी है, वो कितनी लेनी होती है, कैसे लेनी होती है। अब ऐसा है कि कुछ मेडिसिन जो है, जैसे खून पतला करने की दवाई, जो स्टेंट चालू रखने में बहुत काम की होती है, और चर्बी कम करने वाली यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई, ये सब चीजें लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। इसमें धीरे धीरे मेडिसिन कुछ कम हो सकते हैं, नंबर कम हो सकता है, बट ऐसी कोई दवा है जो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलेगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ऐसे जो पेशेंट्स है, उनके केस में भी कुछ मेडिसिन जो है कंटिन्यू रह सकती है। कुछ और अलग एक कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट पंपिंग कम हो गया होता है, या फिर और कुछ उनको एड ऑन एक्स्ट्रा कोमॉर्बिडिटीज, अलग कोई बीमारी होती है हार्ट के साथ में। ऐसे केसेस में उनके लिए कुछ मेडिसिन इनिशियल कुछ महीनों के लिए ज्यादा होती है, बट धीरे धीरे जैसे आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको फॉलोअप पे बुलाते हैं, वो धीरे धीरे मेडिसिन का नंबर कम होते जाता है। अब फॉलोअप के बारे में बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल फॉलोअप 5 से 7 दिन का होता है, उसके बाद में 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, और कुछ कुछ पेशेंट्स जो एकदम स्टेबल है उनको हम लोग 1 साल के बाद भी बुलाते हैं। बट 1 साल के बाद में रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करना उतना ही जरूरी है। आप चाहे 2D को, TMT, जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएं, वो करना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों करना चाहिए? ताकि जो स्टेंट अंदर डाला है वो बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर ऐसे कुछ ब्लॉक होते हैं जो शायद 70% से कम हो, जिनको हम लोग मेडिकेशन पे छोड़ देते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उतना ही रह रहे हैं, वो सब चीज समझने के लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अब हर कोई उठ के 1 साल 2 साल के बाद में एंजियोग्राफी तो नहीं कर सकते, आइडियली करनी भी नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कुछ सिम्टम्स हो या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे ECG, 2D को TMT में अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या और कोई इन्वेस्टिगेशंस, हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे कार्डियक MRI बोल लो, और चीजें, ऐसे सब चीजों में अगर कुछ प्रॉब्लम पिकअप होती है तो ये एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए। नॉर्मली सिर्फ स्टेंट चालू है या नहीं चालू है ये देखने के लिए एंजियोग्राफी करना रिपीटेडली एडवाइजेबल नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ मेडिसिन होते हैं उनके किसी पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि खून पतला करने की दवाई, उससे एसिडिटी होना, या फिर कुछ मेडिसिन जिनसे हेडेक, सर में दर्द होना बहुत कॉमन है। अब ऐसे सिचुएशन अगर हो तो पेशेंट्स को खुद से डिसाइड नहीं करना है कि भाई ये मेडिसिन से मुझे तकलीफ हो रही है तो ये मैं मेडिसिन स्किप कर दूं। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि दिन में 2 बार अगर एडवाइस किया है तो एक ही बार लेते हैं, कई पेशेंट्स तो 2 दिन में 1 बार भी ले लेते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना है आपको। अगर कुछ भी तकलीफ है, कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अपने कार्डियोलॉजिस्ट या लोकल फिजिशियन से बात करें, उनसे कंसल्ट करके उस हिसाब से मेडिसिन एडजस्ट करें, या फिर साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन भी देते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी भी होती है कि कोई कोई पेशेंट्स को इनिशियल 5-7 दिन 1 महीने तक साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट इवेंचुअली वो लोग उसको अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब वो बॉडी उस हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये साइड इफेक्ट्स अपने आप ही कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ऑफ द काउंटर मेडिकेशन या फिर एंजियोप्लास्टी हो गई उससे रिलेटेड जो मेडिसिन चालू है वो छोड़ के कोई पेशेंट्स अननेसेसरी कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन भी खाते रहते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन ले तो उससे इसको हेल्प होगी। ऐसा जनरली होता नहीं है। प्लस ऑन द अदर हैंड उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि दूसरे मेडिसिन की वजह से अपने जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उनका रिएक्शन हो या फिर उनका जो उतना पोटेंसी है जितना उनका फायदा होना चाहिए उतना फायदा ना हो। तो इसलिए ऑफ काउंटर ड्रग्स मन से कोई भी अलग अलग पैथीज के जाके ड्रग्स लेना नॉर्मली आप अवॉइड करें। कुछ पेशेंट्स फॉलोअप पे आते हैं तब बताते हैं कि मुझे 2 से 3 दिन के लिए वायरल इन्फेक्शन हो गया था, सर्दी खांसी जुकाम हुआ था, तो मैंने लोकल डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लिए और तब वो 2-3 दिन के लिए मैंने अपनी मेडिसिन बंद कर दी। एकदम गलत बात है। अगर आपको आपके लोकल डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन के लिए होंगी, बट वो जब चालू है तो अपने जो पैरेलल मेडिकेशन है, जो खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई या जो भी मेडिसिन स्टेंट के बाद आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने दी है वो मेडिसिन भी एट द सेम टाइम चालू रखनी है। ये बंद करना इज नॉट एडवाइजेबल। उसके बाद में जब अगर नाइट में आप मेडिसिन ले तो मेडिसिन लेने के बाद में सीधा फ्लैट ना लेटे या सो ना जाए। पहले 15-20 मिनट अगर आप वॉक करें तो एसिडिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो लेडीज पेशेंट है उन केस में जो उनको मंथली पीरियड्स आते हैं ऐसे केसेस में भी जो एस्पिरिन या फिर खून पतला करने वाली दवाई है उसे बंद करने की जरूरत नहीं होती है। और एक चीज रिगार्डिंग नॉन इमरजेंसी सर्जरीज आफ्टर द एंजियोप्लास्टी, ऐसी कोई सर्जरीज है जो बिल्कुल इमरजेंसी नहीं है। ऐसे सर्जरीज को 6 महीना 1 साल तक जैसे सादा ही दांत निकालना ही क्यों ना हो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करें, क्योंकि उसके लिए खून पतला करने की दवाई बंद करनी होगी और वो स्टेंट बंद करने के लिए कारणीभूत हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको 2 से 3 दिन के लिए बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन हमको बंद रखना है, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, प्लस उसके बाद में कब चालू करना है वो भी बताएंगे, मेडिकल फिटनेस देंगे, हर चीज प्रॉपरली होगी। तो जैसे अगर नॉन इमरजेंसी है तो पोस्टपोन ही करें, इमरजेंसी है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और फिर ही सर्जरी के लिए जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द एडिक्शंस, यानी कोई भी व्यसन जो है जो एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स में या फिर नॉर्मली पेशेंट्स में, आइडियली तो कोई व्यसन होने ही नहीं चाहिए। जैसे आपको टोटली तंबाकू या फिर विमल की पूड़ी जो लोग खाते हैं, तो स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, ये सब चीजों के या ड्रग्स लेते हैं, ऐसी चीजों के एडिक्शंस बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, 100% बंद करने होंगे। नए कुछ कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई अगर हम लोग रेड वाइन ले या ऐसा कुछ वाइन ले जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वैसे भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो बेटर है कि आप हर एडिक्शन से दूर ही रहें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में जिसको टेंशन नहीं है, बट खुद होके टेंशन इंड्यूस करना या फिर डिप्रेशन में चले जाना ये सोच सोच के कि मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई है अब मेरा क्या होगा, मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। काफी लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है। अब अगर हो गया वो हो गया, उसको आप बदल तो नहीं सकते। एटलीस्ट पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, योगा करें, मेडिटेशन करें। सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर है, सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं। कुछ पेशेंट्स या फिर रिलेटिव्स बोल लो या कुछ अपने आसपास के लोग आपको अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करेंगे कि अरे मुझे तो एक ही मेडिसिन चालू है तो तेरे को 2 या 3 क्यों चालू है। ये सब नहीं होता है। हर पेशेंट अलग है, हर एक की कोरोनरी आर्टरीज अलग है, हर एक की दिल की धमनियां अलग है, हर एक के ब्लॉकेज के परसेंटेज अलग है, हर एक को एक्स्ट्रा जो कोमॉर्बिडिटीज है, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, थायराइड हो, किडनी की बीमारी हो, ये सब चीजें अलग अलग होती है। इसलिए जैसा आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया है वैसा फॉलो करें, आपके लोकल फिजिशियन जो आपको समझा रहे हैं वैसा फॉलो करें। खुद होके मन से चेंजेस ना करें और उसकी वजह से डिप्रेशन में ना जाए, ताकि और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो और आपको नॉर्मल जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद में मैं मेरा काम कब चालू कर सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में लाइट वर्क से, अगर मॉडरेट वर्क का आपका काम है तो 5 से 7 दिन में भी आप रिज्यूम कर सकते हैं, बट अगर हैवी वर्क है तो 1 महीना रुकना चाहिए। उसके बाद में अगर जो ट्रैवल आप कर रहे हैं, यानी कोई पेशेंट्स होता है जिनको कहीं गांव में जाना होता है या शादी में जाना होता है, तो ऐसे केसेस में आप इतना याद रखें कि एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपका लेके जाए, ताकि वहां जाके आपको दवाइयों को चेंज ना करना पड़े या ना मिले, ऐसी दिक्कत ना हो, या फिर जेनरिक मेडिसिन कहीं से खरीदनी पड़ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो जो आपको आपके डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की है उसका एक्स्ट्रा स्टॉक आपके पास में रहने दीजिए, क्योंकि इसमें से कुछ मेडिसिन है जो तो काफी लंबे समय के लिए चलती है। वैसे ही मैं और एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो एमआरआई के बारे में लोगों का कंफ्यूजन है कि स्टेंट डालने के बाद में एमआरआई कर सकते हैं या नहीं, तो आजकल जो स्टेंट्स हैं वो सब एमआरआई कॉम्पेटिबल होते हैं, आप इजीली एमआरआई करवा सकते हैं। उसके बाद में कुछ जो उम्र दराज लोग हैं जैसे 70-75 प्लस एज के लोग हैं, ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं करने चाहिए। ऐसे पेशेंट्स के लिए आप थोड़ा खाने में छूट दें तो ज्यादा इजी होता है उनको लाइफ जीना, उनको लाइफ एंजॉय करना, ताकि वो उसकी वजह से एक्स्ट्रा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अननेसेसरी न्यूट्रिशन से परे रह जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको उतना ध्यान रखना है कि डाइट के लिए थोड़ा फ्री हैंड छोड़ें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने में काफी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है कि रिगार्डिंग फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर द एंजियोप्लास्टी। तो ऐसे केस में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इट इज वेरी नॉर्मल रूटीन टू स्टार्ट आपका सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद में आप वो शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्टिविटी ना करें, बट इजीली आप सेक्सुअल एक्टिविटी 1 महीने के बाद में कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग स्टेंट रीस्टेनोसिस या स्टेंट थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब होता है कि जो स्टेंट डाल दिया है उसके अंदर वापस से ब्लॉक तैयार होना, वही जगह पे वापस कोई छोटा ब्लॉक हो, बड़ा ब्लॉक हो, वो स्टेंट को बंद कर दे। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हुआ है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे स्टेंट वापस बनना हो। क्योंकि इतना याद रखें कि स्टेंट डालना डॉक्टर लोगों की, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट स्टेंट को नर्चर करना, उसको प्यार करना, उसको धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग आपके साथ में बनाए रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ में, हमारे चैनल के साथ में बने रहे। ये टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन हो और कोई सवाल हो, इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो फिर तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।